नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग मिडवाइफरी का जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। और ये टॉपिक आप सबको पता है कि एएनएम, जीएनएम या नर्सिंग की बात कर ले तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से आते हैं। तो इस टॉपिक से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना रहे। किसी भी तरीके से घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसको सही आंसर करके एग्ज़ाम से आइएगा। तो चलिए, हम लोगों ने कल ये क्वेश्चन सब देख चुके थे। ईडीडी के बारे में हमने आपको पूरी डिटेल्स में बता दिए थे कि डिलीवरी की संभावित जो तिथि होते हैं उसी को ईडीडी कहते हैं। उसके बाद एफएचएस के बारे में भी हमने आपको बताए थे। उसके बारे में हमने बहुत सारे डिटेल्स में बताए भी थे, उसका नोट्स भी आपको दिए हुए हैं, उस पर एक बार चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को लेकर जो एफएस में हम लोग बताए थे, इस क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि समान एफएचएस, कुछ स्टूडेंट को इसमें दिक्कतें थी तो कह रहा है कि समान एफएचएस क्या है, मतलब है। इसमें इस टर्म में जो दिया है इसमें पूरा क्वेश्चन में क्लियरेंस नहीं किया है, मतलब कि कैसे इसमें क्या चीज़ होता है ये। तो ये एफएचएस की हम बात कर ले यहाँ पर, तो ये मतलब मापने का हार्ट साउंड जो मापा जाता है बेबी का, उसका इसमें दिया गया है टर्म में, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार यदि हम चले तो। वैसे एफएचएस के पूरी डिटेल्स हमने आपको बताए हुए हैं कल के क्लास में, वो हम आपको फिर से एक बार रिवाइज भी करवा देंगे। तो इसमें कह रहा है कि सामान्य एफएचएस है क्या। एफएचएस मतलब फेटल हार्ट साउंड होता है, जो बेबी को क्या करता है, बेबी के कंडीशन को क्या करता है, तो उसको मतलब कि डिसाइड करता है, उसको बताता है। जो कि वो कितना होता है, तो 120 से 40 मान सकते हैं, या एवरेज 1 से 10 से ले सकते हैं 60 तक। तो एवरेज करिएगा तो उतना आ जाता है। तो एक आपके ऑप्शन में किसी में 120 से 40 रहेंगे पर मिनट, या 1 से 10 से 160 रहेंगे। तो आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, अगर इस ऑप्शन के अनुसार ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है एफएचएस, तो ये मतलब कि फेटल हार्ट साउंड ऑफ बेबी को कंडीशन को बताता है। और इसके बारे में, एफएचएस के बारे में और डिटेल्स हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अनुसार हमने आपको सारा कुछ बताए। ईडीडी के बारे में भी बताए हुए थे, कल का हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं, एक बार उसको रिवाइज करवा देते हैं ईडीडी को। चीज़ को हमने थ्योरी में लिख कर दे दिया, मतलब वही है एफएचएस का भी, एफएसएस का भी, और यहाँ पर ईडीडी का भी पूरी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईडीडी का जो पूर्ण रूप से अगर उसका फुल फॉर्म की बात करें तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है। क्या होता है कि प्रसव की संभावित तिथि या अपेक्षित तिथि। प्रसव लिखा रहेगा या प्रसूति लिखा रहेगा। आप लोग जानते हैं प्रसव प्रसूति एक ही है। जब बच्चे होने लगते हैं उसको प्रसव या प्रसूति कहते हैं। तो उसी का मतलब संभावित तिथि कैसे डॉक्टर बता देता है कि इस दिन, इस महीने में, इस दिन को, इस इतने से इतने दिन के बीच में डिलीवरी होंगे। तब जाके मतलब कि डॉक्टर क्या करते हैं, एडमिट कर लेते हैं जो भी जहाँ पर जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, चाहे पीएचसी सेंटर या सीएचसी सेंटर में। तो यदि हम बात करें तो वो ईडीडी क्या है, यह तारीख होता है जो आपके बच्चे के जन्म लेने की जो संभावित तिथि है वो बताता है। ये हमने आपको बताए थे। एफएसएच के बारे में हमने, जैसे कि मतलब वही है, एफएसएच बच्चों में जो यौन विकास एवं वयस्कों के प्रजनन क्षमता के जो भूमिका होती है वो मतलब दिखाता है। जिन महिलाओं में मासिक धर्म होते हैं उसमें जैसे कि पीरियड्स होते हैं, उनमें एफएसएच जो मासिक धर्म को भी क्या करता है, नियंत्रित करने में काम करता है। और जो हमारे जो वहाँ पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30, तो वहाँ पर कह रहा था कि उसका साउंड के बारे में बता रहा था, मतलब कि कैसे, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितने होते हैं। तो उसमें क्या हमने बताया कि 1 से 10 से 160 या 120 से 140 के रेंज में होते हैं, जो कि फेटल हार्ट साउंड बेबी को जो होता है उस कंडीशन को वो बताता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को, आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस टाइप से जो थ्योरी, जो भी एक्सप्लेनेशन का नोट्स रहते हैं वो सारे हम ग्रुप में डाल देते हैं। जो भी आप लोगों का क्लास का ग्रुप बना हुआ है उसमें जो क्लास ज्वाइन किए हैं उसको मिल जाता है, और जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं उसके लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि आप लोगों को जैसे पता है कि दुर्गा पूजा आ चुका है, तो नवरात्रा के अवसर पर आप सबको ऑफ़र दिया जा रहा है, जिसमें कि बहुत ही कम प्राइस पर आप लोगों को बैच मिल रहे हैं, क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें कि कम ही प्राइस पर आपको क्लास नोट्स
टेस्ट सीरीज में भी इनरोलमेंट मिल जाएंगे। तो सारे कुछ अभी ऑफ़र के तहत कम में ही मिल रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपका नया टॉपिक भी स्टार्ट हुआ है, तो एक भी दिन ज़ाया मत जाने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस नंबर पर 7050872996 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। वैकेंसी आने का वेट मत करिए, वैकेंसी आएगा ही, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर आ जाएगा तब कहिएगा सर मेरा तैयारी नहीं है, तो उतना दिन तो आपका चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय तो मिलेंगे नहीं। इसी महीना में आपको लास्ट तक वैकेंसी की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। और पेपर में लगातार दे रहा है, आपको तैयारी से मतलब है, वो सरकार का काम है, आयोग का काम है, फॉर्म निकालना, एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, तो वो सब उनका प्रोसेस है, उसका काम है। सिर्फ आपका काम है एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई होंगे तो उसको भर देना, उसकी सूचना भी हम दे देंगे आपको, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए इतना मेहनत करके आप लोगों के क्लास लाया जा रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर क्लास में जुड़िए। और जो भी आपका फ्रेंड है उसके पास भी क्लास वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी क्लास में जुड़ सके, वो भी क्लास ले सके। और धीरे धीरे आप लोगों का जैसे वैकेंसी आ जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट ऐप पर ही क्लास करेंगे, तो आप लोगों को वहाँ पर अभी यहाँ पर पढ़े रहेंगे, वहाँ पर रिवीजन होगा और भी बहुत सारे डिटेल्स वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप लोग जितना हो सकता है अपने दोस्त को भी जुड़वाइए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो जल्द हम लोग ऐप पर क्लासेस शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि गर्भवती स्त्री के माथे और गाल पर होने वाला परिवर्तन। जब भी कोई महिला गर्भ धारण करते हैं तो उसके माथे पर और उसके गाल पर क्या होता है, लाल और भूरे रंग के धब्बे क्षेत्र बनने लगते हैं, जो कि मतलब कि गर्भवती का निशानी है। और इसको क्या कहते हैं, जैसे कि आप तो गांव सब में या कहीं आप सबके भी बोलचाल भाषा में उसका कुछ नेम होगा, कुछ ना कुछ तो नेम होगा ही, आप लोग कुछ नेम से उसको जानते होंगे, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या है वो आपको जानना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको ये पूछे जाएंगे। जब भी कोई गर्भवती मतलब कि गर्भ धारण करती है तो उसके माथे पर और गाल पर दो जगह परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि लाल भूरे रंग के धब्बे जनरली हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब में आ ही जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो जैसे इसमें आपका ऑप्शन दिया है सिट्रिया एल्विकैंस या क्लोआज़मा ग्रीवेडेरम या लीनिया निग्रा, तो क्या होगा। तो इसका जो साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक टर्म से इसको जाना जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोआज़मा ग्रेविडेरम के नाम से उसको जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और आपको एक होमवर्क देते हैं यही क्वेश्चन में, ये कितने महीना पर दिखने लगता है किसी भी गर्भवती के माथे और गाल पर परिवर्तन, ये आप आंसर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी क्लास में जुड़े हैं मैसेज भी कर सकते हैं कि कितने महीने पर ये मतलब कि दिखना शुरू हो जाता है, ये आप सबके लिए है, नहीं तो हम कल बता देंगे। अगला है कि गर्भ अवस्था में सर्विक्स का मुलायमपन को क्या कहा जाता है। जब गर्भ अवस्था आती है, जब कोई भी महिला गर्भधारण करते हैं तो उसका जो सर्विक्स होता है वो थोड़ा सा मुलायमपन आ जाता है, उसमें मुलायमपन आना शुरू हो जाता है, तो उसको कहा क्या जाता है, गुडेल्स साइन या चैडविक साइन या ऑरलैंड साइन या जैक मियर्स साइन, तो किस नाम से उसको जाना जाता है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको गुडाइल्स साइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो गुडाइल्स साइन के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होंगे वहाँ पर हम बताएंगे। अब सारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में चलते जाएंगे तो उतना डीप में तो आपको पूछेंगे नहीं, और उससे हम लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जहाँ पर ज़रूरत लगेगा, जहाँ पर एक टाइप से जो भी टर्म है उससे बहुत सा तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ पर हम आपको पूरी डिटेल्स में समझाएंगे, ताकि आपको वहाँ से कोई भी क्वेश्चन अराइज हो, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उससे एग्ज़ाम में बनाकर आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है कि गर्भ अवस्था में लौह की कुल आवश्यकता, लौह मतलब लोहा जिसको आप लोग कहते हैं, तब ये नहीं कि मतलब कि जो आप लोग स्टील वाला लोहा देखते हैं वो देना शुरू कर दीजिए। लौह मतलब क्या, आयरन, इंग्लिश में ऐसे समझिए, लौह मतलब आयरन। कहता है ना कि इसके शरीर में आयरन की कमी है, देखो एफ ही आ गया,
मतलब कि इसके लोहा मतलब क्या, इसको केमिस्ट्री में किस नाम से डिनोट करते हैं, तो एफ ही इसका इंडिकेशन होता है। इसी को आयरन बोलते हैं, इसी को लौह बोलते हैं। तो ये मतलब कि जब गर्भवती धारण करते हैं तो उसके शरीर में आयरन की कमी आने लगती है, तो उसको कुल कितने आयरन की आवश्यकता पड़ती है, 300 मिलीग्राम या mg मतलब क्या होता है, मिलीग्राम ही होता है, आप सबको पता है। बी में दिया है 1200 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम या 800 मिलीग्राम। तो गर्भ अवस्था में लोहे की जो कुल आवश्यकता पड़ती है, जो आयरन की जो कुल आवश्यकता पड़ती है, वो कितने पड़ते हैं, तो वो लगभग 300 mg मिलीग्राम के आसपास में ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग एक टॉनिक आता भी है आयरन का एक टॉनिक आता है ना, बहुत सारे वो टॉनिक पिए भी होंगे जब कमजोरी आते हैं। नॉर्मली भी इंसान भी पीते हैं, ऐसा नहीं है कि जब गर्भ धारण करते हैं उसी समय पीते हैं। यदि किसी की बॉडी में आयरन की कमी आते हैं तो डॉक्टर आयरन की जो आते हैं एक टॉनिक शीशी आता है, वो मतलब कि लिखते हैं और वो मेडिसिन पीते भी है, बहुत सारे कैंडिडेट पिए भी होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रसव की प्रथम द्वितीय अवस्था संयोजित अवधि की 2 घंटे से कम होती है, तो प्रसव को क्या कहा जाता है। मतलब आप सबको पता है ये प्रसव की जो गर्भधारण की जो कह सकते हैं कि उसको जो बांटा गया है 3 भागों में, मतलब 3 टर्मों में बांटा जाता है। एक तो होता है प्रथम तिमाही, क्या होता है, एक प्रथम तिमाही, एक होता है द्वितीय तिमाही, एक होता है तृतीय तिमाही। ये एक आगे का क्वेश्चन है वजन वाला, वहाँ पर हम लोग उसको क्लियर करेंगे कि प्रथम तिमाही में कितना वजन बढ़ता है, क्या क्या चीज़ का विस्तार होते हैं, द्वितीय तिमाही में कितना होता है, तृतीय तिमाही में कितना होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि 9 महीना गर्भधारण होता है जनरली, कभी कभी 7 महीना पर जनरली किसी किसी को मतलब डिलीवरी हो जाता है, मतलब वो एक्सेप्शनल केस में होता है। नॉर्मली 9 महीना में ही होते हैं, तो उसको ट्राइमेस्टर के टर्म में 3 भागों में डिवाइड भी किया जाता है। यहाँ पर है कि प्रसव की प्रथम द्वितीय अवस्था की संयोजित अवधि 2 घंटे से कम होती है यदि प्रथम प्रसव और द्वितीय प्रसव, प्रथम प्रसव हुआ उसके बाद द्वितीय प्रसव जो होंगे ना, अगर उन दोनों को यदि द्वितीय प्रसव प्रथम प्रसव के बीच में जो समय है वो 2 घंटा से पहले हो गया, तो उस प्रसव को क्या कहा जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको प्रीसिटेट लेबर के नाम से जाना जाता है। फिर वही बात सब आ गया कि इसका आप लोग मतलब जानते होंगे, आप लोग ठेठी अपनी भाषा में जानते होंगे। यहाँ पर वही चीज़ का साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है कि उसको डॉक्टर के टर्म में आप लोग जब हॉस्पिटल में जाइएगा, आप लोगों का जब जॉब लगेगा पीएससी सेंटर या सीएचसी सेंटर में, तो वहाँ पर आपको यही सब टर्म देखने को मिलेंगे, डॉक्टर यही सब टर्म यूज करेंगे। तो ये सब पता होनी चाहिए, ऐसे ये सब चीज़ें आपको पता होंगे। इस सब का दूसरा नाम भी होता है, उन सारे नाम से आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को इस टर्म के नाम में हमको समझना है। तो समझ गए कि जब भी प्रसव के प्रथम और द्वितीय जो प्रसव होंगे उसका समय अंतराल 2 घंटा से कम है। यदि ये ऐसे समझिए, यदि 2 घंटा के अंदर में ही 2 बार प्रसव हो गया, इस भाषा में तो आप आसानी से समझ सकते हैं, मतलब कि 2 घंटा के अंदर में ही अगर 1 से अधिक बार 2 बार प्रसव हो गया तो उसको प्रीसिटेट लेबर कहते हैं। तो उस प्रसव को क्या कहा जाता है, तो उस प्रसव को प्रीसिटेट लेबर कहा जाता है। उनको ज़्यादातर कहते हैं कि व्हाट्सएप से ही मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल करने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। तो ये क्वेश्चन समझ गए, दिक्कत नहीं होंगे, कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं रहना चाहिए। जब हमसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन और दिक्कत वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लेसेंटा के बारे में हमने बहुत कुछ आपको डिटेल्स में बताए हैं। एक बार और होगा तो हम आपको प्लेसेंटा वाला क्लास ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारा नया कैंडिडेट जुड़े हुए हैं क्लास में। तो एक बार फिर से थ्योरी का होगा तो संडे सबको ले लेंगे, जिसमें कि उसमें प्लेसेंटा और भी जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो सारे कुछ बताएंगे। प्लेसेंटा एबॉर्प्शन में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु के कारण ... होता है। मतलब प्लेसेंटा जब एबॉर्प्शन हो जाते हैं तो गर्भस्थ जो शिशु होते हैं उसका मृत्यु हो जाता है। उसका क्या कारण है, एटेलेक्टिस या हैमरेज या एनॉक्सिया, तो
तो वो जो मृत्यु का जो कारण होता है प्लेसेंटा एबॉर्प्शन का, जो गर्भाशय में जो शिशु की मृत्यु हो जाता है उसका मेन कारण क्या है? हैमरेज है। क्या है? हैमरेज होते हैं। तो हैमरेज के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RH निगेटिव माँ को प्रसव के बाद क्या देना जरूरी है? मतलब कि ये देना जरूरी है, इनमें से कौन सा? यदि RH निगेटिव है माँ, प्रसव के बाद, मतलब प्रसव से पहले नहीं दिया जाता, प्रसव के बाद ये मतलब कि दिया जाता है, तो ये कौन सी मतलब कि मेडिसिन है जो माँ को, या कौन सी टीका है जो दिया जाता है? जैसे कि इसमें आप ऑप्शन में चलते हैं एंटी-डी या साइनवाइक या टाइटवेक या इंजेरियस वी। तो कौन से दिए जाते हैं? मतलब कि तो इनमें से जो एंटी-डी मेडिसिन है वो मतलब कि RH निगेटिव यदि माँ है तो उसमें प्रसव के बाद दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि क्रियात्मक एवं शारीरिक दुर्बलता के कारण सर्विक्स का धारण करने की क्षमता नहीं है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, होता क्या है कि मतलब कि कार्यात्मक या शारीरिक रूप से यदि दुर्लभ है, मतलब कि कमज़ोर है, इस टर्म में समझ सकते हैं। दुर्बलता कह लीजिए या कमज़ोर है, तो उस कारण से क्या होता है कि सर्विक्स की धारण नहीं कर पाते हैं। मतलब कि सर्विक्स धारण करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, वो धारण नहीं कर पाते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये आप सबको पता है कि बहुत सारे महिलाओं में गर्भवती धारण नहीं कर पाते हैं। तो उसमें मतलब यदि ऐसे होंगे क्रियात्मक या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो उसका सर्विक्स जो है ना वो मतलब कि उसको मतलब कि धारण करने की उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है कि सर्विसिटिस या प्लांटा प्रीविया या सर्वाइकल इनकम्पिशेंस या मुलेरियन फ्यूजन। तो किस नाम से जाना जाता है उसको? तो सर्वाइकल के नाम से जाने जाता है। किस नाम से? तो सर्वाइकल के नाम से ही उसको जाने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक नाल में डॉट डॉट होती है। नाभिक नाल में क्या होता है? 2 आर्टरीज या 1 वेन, या 1 आर्टरीज या 1 वेन, या 2 आर्टरीज 2 वेन। ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। तो नाभिक नाल में क्या चीज़ होते हैं? तो नाभिक नाल में 2 आर्टरीज और 1 वेन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 2 आर्टरीज और 1 वेन पाए जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहे कि गर्भ अवस्था में लंबवत अक्ष के साथ गर्भस्थ शिशु के लंबवत अक्ष का जो संबंध रहता है उसको क्या कहते हैं? गर्भस्थ के जो लंबस्थ अक्ष होता है, लंबवत मतलब समझते हैं ना, परपेंडिकुलर, जैसे ये है, तो इसको मतलब पूर्ण रूप से सीधा यदि खड़ा है या सीधा खड़े हुए प्रतीत होंगे तो वो उसको क्या कहते हैं? लंबवत कहते हैं। मतलब क्या 90 डिग्री अगर एंगल बना रहा है मतलब धरातल से, तो उसको क्या कहते हैं? लंबवत कहते हैं। वही कह रहा है कि गर्भस्थ का जो लंबवत अक्ष है, अक्ष गर्भस्थ शिशु के लंबवत अक्ष, जो गर्भस्थ का लंबवत अक्ष है, मान के चलिए ये गर्भस्थ का लंबवत अक्ष है और ये शिशु के गर्भवत अक्ष है। यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ऐसे रहेंगे तो क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत हो गया। तो इस संबंध को क्या कहा जाता है? लंबवत समझ गए, मतलब इस तरीके से रहेंगे। ये एक का लंबवत, एक का अक्ष हो गया, ये दूसरा का अक्ष हो गया। ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे खड़े हैं तो एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब कि लंबवत हो जाएंगे। तो उस संबंध मतलब कि जो लंबवत अक्ष होता है, जो संबंध रहता है, तो उस संबंध को क्या कहा जाता है? अवस्था, गर्भ प्रस्तुति, स्थिति या अंग स्थिति। तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको स्थिति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था में गहरे रंग की एक रेखा होती है जो कि नाभिक से प्यूविस तक मतलब कि जुड़ा रहता है। क्या है कि गर्भ अवस्था में एक गहरे रंग की क्या होती है? एक रेखा जैसी होती है। रेखा समझते हैं ना, मान के चलिए गर्भ अवस्था मतलब कि गर्भस्थ यहाँ पर है, तो यहाँ से मतलब कि नाभिक नाल तक ये अगर जुड़ा हुआ है
तो मतलब कि रेखा की तरह ऐसे रेखा होता है ना, अगर ऐसे जुड़ा हुआ है, वो हमने आपको प्लेसेंटा वाले क्लास में फिगर के साथ समझाए भी थे। एक बार और उसको हम क्लियर कर देंगे आपको। तो वो रेखा जो नाभिक नाल से प्यूबिस तक रहता है उसको क्या कहा जाता है? लोकिया या लीनिया नाइग्रा या क्लोअस्मा या एस्ट्रीप्रे ग्रेविडेरम। तो क्या चीज़ से उसको जाना जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग लूनिया नाइग्रा। क्या कहते हैं? लीनिया नाइग्रा। क्या कहते हैं? लीनिया नाइग्रा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर एक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेंगे, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। कह रहा है कि नितंब प्रस्तुति में ज़्यादा खतरनाक क्या हो जाता है? मतलब जब नितंब प्रस्तुति होती है तो उस प्रस्तुति में खतरनाक क्या होते हैं? नाभिक नाल प्रोलैप्स या सहसा प्रसव या पैर प्लेलैक्स या हाथ प्रोलैक्स। तो क्या मतलब कि नितंब प्रस्तुति में ज़्यादा खतरनाक हो जाता है? तो नितंब प्रस्तुति के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, ये नितंब प्रस्तुति होता क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर भी। वो कितनी बार कहते हैं कि ज़्यादातर मैसेज करके ही क्लास ज्वाइन करने का प्रयास करिए, और इस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, सुबह को कॉल कर सकते हैं। इसमें जैसे कि क्या दिया है कि नितंब प्रस्तुति में ज़्यादा खतरनाक, तो इसमें ज़्यादा खतरनाक क्या हो जाता है? तो नितंब प्रस्तुति में नाभिक नाल जो प्रोलैप्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि स्त्री में गर्भ अवस्था में करीब कितना किलोग्राम शारीरिक वृद्धि होता है? तो ये गर्भ अवस्था का जो शारीरिक वृद्धि होती है वो मतलब कि क्या क्या वृद्धि होते हैं वो भी जानते हैं, और कब कितना वृद्धि होता है। जैसे कि आपको हमने बताए थे वहाँ पर कि हम लोग गर्भ अवस्था को 3 टर्म में उसको बांटते हैं, पीरियड में, समय में। जैसे क्या, प्रथम तिमाही के टर्म में, एक को क्या कहते हैं 3 माह वाले को प्रथम तिमाही, उसके बाद द्वितीय तिमाही आता है। प्रथम तिमाही में कितना वजन बढ़ता है? तो इसमें अप्रॉक्स 1 से 3 केजी के आसपास बढ़ते हैं, दूसरे में 6 केजी के आसपास बढ़ जाते हैं, तीसरे तिमाही में लगभग 11 से 12 केजी के आसपास आ जाता है, 11 से 12 केजी के अप्रॉक्स आ जाते हैं। इसमें बढ़ता क्या क्या है? तो गर्भाशय का वज़न बढ़ने लगता है। उसके बाद यदि हम कहें तो स्तनपान के लिए स्तन का भी वज़न बढ़ने लगता है, और भी बहुत सारा चीज़ें होता है जिनका वज़न बढ़ने लगता है, जिस कारण शरीर का पूरा जो पहले का वज़न होता है उसकी अपेक्षा क्या होते हैं, 11 केजी के अप्रॉक्स बढ़ जाते हैं। कहीं कहीं 11 रहेगा, या कहीं आपको एवरेज के टर्म में दे देगा कितना, 10 से 12 के बीच में। अब देखिए एवरेज के टर्म में दिया है तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, 2 से भाग दीजिए तो कितना आ गया, 11 आ गया। तो वही होता है, या तो एवरेज के टर्म में रहेंगे तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, 10 से 12 के बीच में रहेगा तो आंसर करके आ जाइएगा। अगर 10 से 12 ऐसे रहेगा ऑप्शन में, या तो ऐसे रहेगा 10 से 12, 15 से 20, और उसके बाद रहेगा 5 से 10, इसी तरीके से ऑप्शन रहेगा। तो अगर इस तरीके से दिया जाता है तो 10 से 12 के टर्म में रहेगा, एवरेज टर्म में ये हो गया। समझने की बात है, क्योंकि हम आपको बताते चले कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना आए, कि आपको ये नहीं लगे कि सर ये बताया था क्वेश्चन तो ये आ गया। तो समझ गए, अगर 11 केजी रहे या इसी को दूसरे टर्म में ऑप्शन बना दे, या रहेगा एवरेज के टर्म में 10 से 12 केजी, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि बार बार सिजेरियन सेक्शन करने से क्या खतरा हो सकता है? तो बार बार सिजेरियन सेक्शन करने से क्या चीज़ का खतरा होता है? इसमें रक्त स्त्राव का खतरा होता है। क्या चीज़ का? तो रक्त मतलब कि स्त्राव मतलब कि रक्त निकलने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि वाटर्स जेली जो होती है वो कहाँ पर दिखाई देती है? डॉट डॉट में दिखाई देती है, नाभिक नाल में, वजीना में, या यहाँ पे वजीना गलती लिखा है, वजीना या वजाइना ठीक ही है, प्लेसेंटा में या ओवरी में। तो कहाँ पर दिखता है? तो वाटरनस जेली जो होती है वो
कहाँ पर दिखते हैं? तो नाभिक नाल में दिखते हैं। कहाँ पर? नाभिक नाल में वाटरनस जेली दिखती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के कौन से समय पर गर्भाशय का फंडस जो सिम्फिसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है। जो गर्भाशय का जो फंडस होता है ना, वो सिम्फिसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है। किस सप्ताह में जाकर? 20वां सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 या 24वें सप्ताह में जाकर। तो ये कब पहुंचता है? तो ये 12वें सप्ताह में जाकर कहाँ पहुंच जाता है? तो गर्भाशय का जो फंडस है वो सिम्फियोसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि लोकिया रुब्रा का रंग कैसे होता है? पीला, हरा, सफ़ेद या लाल? तो लोकिया रुब्रा का जो कलर होता है वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भस्थ शिशु की हृदय धड़कन की सामान्य दर क्या होता है? यहाँ से हम आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ से BTSC ANM में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब उसमें पूछा था कि हृदय बच्चों का जो गर्भ अवस्था में रहते हैं तो कब हृदय गति दर सुनाई देने लगता है, उसको कल हम लोग पूरे डिटेल्स में जानेंगे। इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो गर्भस्थ शिशु का जो हृदय धड़कन दर होता है वो 120 से 140 पर मिनट होते हैं। जो क्या चीज़ है? FSS के बारे में वहाँ पर जो हम लोग जाने थे, FHS के बारे में वहाँ पर जाने थे ना, वही है। मतलब कि फेटल हार्ट साउंड बेबी की जो कंडीशन को बताता है, वो जो कि 120 से 140 पर मिनट के एवरेज होते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए, क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।